इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: माउस का अर्थ स्पष्ट करना और विभिन्न माउस पॉइंटर्स की सूची बनाना। पॉइंटिंग डिवाइस वो है जिससे आप स्क्रीन पर आइटम को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर के कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग संकेत को हासिल करके सिस्टम यूनिट के साथ एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है तथा इसे मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में परिवर्तित करती है। माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन एवं स्टाइलस पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। लगभग सभी पर्सनल कंप्यूटर में इससे जुड़ा एक टूल होता है जिसे माउस कहा जाता है। यह लगभग वास्तविक माउस के आकार का होता है और इसका वायर या केबल इसके पीछे से जुड़ा होता है। स्क्रीन पर एक विशेष आइकन होता है जिसे माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। एक माउस में एक, दो या अधिक बटन हो सकते हैं जिनका उपयोग विकल्पों को सिलेक्ट करने एवं माउस के पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कुछ माउस में व्हील बटन होते हैं जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित सूचना को एक ओर से दूसरी ओर स्क्रॉल करने के लिए घुमाया जा सकता है। माउस की गतिविधि सिग्नल में अनुवाद करती है जो कंप्यूटर से कहता है कि ऑन स्क्रीन पॉइंटर को कैसे मूव करना है। जिस दिशा में इसे मूव करते हैं ये स्क्रीन पर पॉइंटर के मूव की दिशा को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस का तीरनुमा चिन्ह या पॉइंटर आपको अक्सर नजर आएगा। ये अन्य प्रतीम चिन्हों आइकन की तरह भी दिख सकता है, निर्भर करता है। आप यहाँ पर माउस चिन्ह के विभिन्न रूप देख सकते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माउस क्या है और विभिन्न माउस पॉइंटर्स। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे: माउस का उपयोग करने की तकनीकों को स्पष्ट करना। आपको माउस का उपयोग करने के लिए 5 तकनीकों के बारे में पता होना जरूरी है। पॉइंटिंग, इसका अर्थ है कि स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को मौजूदा स्थान से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ले जाना, जैसे कि हाइपरलिंक को वेब पेज पर इंगित करना। क्लिकिंग, इसका अर्थ है कि माउस के बाईं तरफ के बटन को प्रेस करना और छोड़ना। क्लिक करना ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को दर्शाता है, जैसे कि जब माउस पॉइंटर वेब पेज पर हाइपरलिंक को इंगित करता है और आप उस पर क्लिक करते हैं, तब आपको सूचित किए गए नए पेज पर ले जाया जाता है। डबल क्लिकिंग, इसका अर्थ है कि माउस के बाईं तरफ के बटन को लगातार 2 बार दबाना, जैसे कि आप डेस्कटॉप पर उपलब्ध एक वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं तो आप उस पर माउस पॉइंटर को इंगित करते हैं और उसे खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करते हैं। ड्रैगिंग, सामान्यतः यह ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। ड्रैगिंग का मतलब है कि पहले किसी भी वस्तु पर माउस के चिन्ह को ले जाना, फिर उस पर माउस के बाएं बटन को दबाकर उस वस्तु को खींचते हुए दूसरे स्थान पर छोड़ देना। माउस के बटन को तभी मुक्त छोड़ते हैं जब वो वस्तु विशेष चयनित स्थान पर माउस द्वारा पहुंचा दी जाती है। छोड़ने की या वस्तु को पहुंचाने की ये प्रक्रिया ड्रॉपिंग कहलाती है। उदाहरणार्थ, आप इस प्रक्रिया का प्रयोग दस्तावेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने के लिए कर सकते हैं। राइट क्लिकिंग, इसका अर्थ है माउस के दाईं तरफ के बटन पर क्लिक करना। आमतौर पर इसका उपयोग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि जब आप डेस्कटॉप पर होते हैं तब विभिन्न कार्यों को करने के लिए राइट क्लिक करने से मेन्यू प्रदर्शित होता है, जैसे कि डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज को सेट करना। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माउस का उपयोग करने की तकनीकें। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित गतिविधियों में सक्षम हो जाएंगे: माउस के प्रकारों का वर्णन करना, माउस पैड के उपयोगिता को स्पष्ट करना और माउस जिन तरीकों से जोड़ा जा सकता है उनकी सूची तैयार करना। विभिन्न प्रकार के अलग अलग माउस होते हैं। कुछ मूल आकार के निम्नलिखित हैं: मैकेनिकल,
इसके आंतरिक भाग में रबर या धातु का बॉल होता है जो सभी दिशाओं में घूम सकता है। माउस के अंदर मैकेनिकल सेंसर बॉल के घूमने की दिशा को पकड़ती है और इसके अनुसार स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। ये सिस्टम यूनिट से कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये यांत्रिक मैकेनिकल माउस की तरह ही होता है तथा इधर उधर घूमती बॉल की दिशाओं की खोज ऑप्टिकल निरीक्षक तत्वों ऑप्टिकल सेंसर के माध्यम से करता है। ये माउस के संचालन संबंधी खोजबीन के लिए लेजर का प्रयोग करता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत अधिक गति और सही ढंग से काम करता है। साथ ही मैकेनिकल और ऑप्टोमैकेनिकल माउस की अपेक्षा अधिक महंगा भी होता है। ये माउस एक बैटरी चलित कॉर्डलेस डिवाइस है जो सिस्टम यूनिट से संचार के लिए रेडियो वेव या इंफ्रारेड प्रकाश वेव का उपयोग करता है। ये सामान्य रूप से उपलब्ध माउस के संचालन को स्निग्ध सतह प्रदान करने वाला पैड होता है। अधिकांश ऑप्टिकल माउसों के लिए पैड जरूरी नहीं होता क्योंकि वे सपाट सतह पर सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। वास्तव में ऑप्टोमैकेनिकल माउस के लिए माउस पैड की अधिक जरूरत होती है क्योंकि बॉल का बिना अवरोध संचालन एवं अतिरिक्त घर्षण यानी फ्रिक्शन माउस पैड के बिना संभव नहीं होता। आप अपने माउस को अपने कंप्यूटर के साथ निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से जोड़ सकते हैं। सीरियल माउस सीधे एक PS2 पोर्ट से अथवा USB पोर्ट से जुड़ता है। यह सबसे सरल तरीके का कनेक्शन है। PS2 माउस एक PS2 पोर्ट में जुड़ता है। USB माउस USB पोर्ट में जुड़ता है। कॉर्डलेस माउस भौतिक रूप से जुड़े नहीं होते। ये कंप्यूटर से संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा माउस के प्रकार, माउस पैड की उपयोगिता और माउस जोड़े जाने के तरीके। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। कीबोर्ड पर विभिन्न कीज के उपयोग का वर्णन करना। कीबोर्ड पर विभिन्न कीज का कंप्यूटर में आंकड़ों डेटा के प्रवेश हेतु प्रयोग की जाती है। चलिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का संदर्भ लेकर QWERTY कीबोर्ड की विविध कीज पर एक दृष्टि डालते हैं। ऊपर की कतार में सबसे बाईं ओर एस्केप बटन होता है। इस बटन के कई उपयोग हैं, जिन सभी का संबंध किसी स्थिति या किसी प्रोग्राम से एस्केप करने से होता है। उपयोग हो रहे प्रोग्राम के अनुसार इस बटन का उपयोग होता है और अलग अलग प्रोग्राम के लिए इसका अलग अलग उपयोग होता है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल लॉक और पॉज ब्रेक नामक 3 बटन होते हैं, जिनका उपयोग आरंभिक यूजर्स के लिए बहुत कम होता है। विंडोज जैसे कुछ प्रोग्राम स्क्रीन कैप्चर करने के लिए प्रिंट स्क्रीन या ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन का उपयोग करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के आउटपुट को रोकने के लिए स्क्रोल लॉक बटन का उपयोग होता है। पॉज ब्रेक बटन का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के साथ पारस्परिक क्रिया को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे अनेक लॉगिन सेशन से एक दूसरे में जाने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए या मॉडेम के कनेक्शन को अवरोधित करने के लिए। कीबोर्ड में ऊपर की ओर फंक्शन कीज बटनों की एक कतार होती है। एस्केप बटन की तरह इन बटनों का भी विशेष कार्य है,
जो विभिन्न प्रोग्राम के साथ बदलता है। उदाहरण के लिए वर्ड फॉर विंडोज में F7 बटन स्पेल चेकर को खोलता है। उसी प्रोग्राम में F12 बटन एक खुली हुई डॉक्यूमेंट को सेव करता है। सभी कंप्यूटर प्रोग्राम में F1 बटन का उपयोग हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। अलग कार्यों के अलावा फंक्शन बटनों का उपयोग अक्सर दूसरे बटनों के साथ मिलाकर किया जाता है। शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। फंक्शन बटन या अन्य अक्षरों वाले बटनों के साथ इन बटनों का उपयोग लगातार होता है। उदाहरण के लिए वर्ड फॉर विंडोज में F7 बटन, जिसका उपयोग आमतौर पर स्पेल चेकर के लिए होता है, का उपयोग जब शिफ्ट बटन के साथ होता है तब ये थिजॉरस खोलता है। मुख्य कीबोर्ड के समांतर ऊपर की कीज के दो प्रयोग होते हैं। जैसे वो की जिस पर 4 अंकित है, उस पर डॉलर का भी चिन्ह है। डॉलर के चिन्ह को अंकित करने के लिए पहले आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा, तब 4 अंक वाली की को दबाएं। इस प्रकार शिफ्ट कीज पर अंकित 2 चिन्हों में से ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने हेतु उपयोग में आता है। कैप्स लॉक बटन को जब दबाया जाता है तो प्रत्येक अक्षर अपर केस के रूप में प्रिंट होते हैं। कैप्स लॉक को दोबारा दबाने पर ये बटन अपने सामान्य कार्य में लौट आते हैं। कुछ बटनों के द्वारा कार्यों को 2 मोड्स में आपस में बदला जाता है, जिनको टॉगल की कहा जाता है। कीबोर्ड में नीचे मध्य भाग में एक लंबी की स्पेस बार होती है, जो शब्दों और वाक्यों के मध्य अपेक्षित अंतर छोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। टैब की का प्रयोग टाइप की गई सामग्री को रेखा से विशेष दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि प्रत्येक गद्यांश की पहली पंक्ति आप हाशिए इंडेंट से हटकर टाइप करना चाहते हैं तो टैब की का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। इसके लिए स्पेस बार का प्रयोग करना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आप दूरी में समानता नहीं बनाए रख सकते, तथा दूसरा कारण स्पेस बार हाशिए इंडेंट से उचित दूरी नहीं बना पाती, जिससे दस्तावेज अव्यवस्थित एवं भद्दा दिखता है। कीबोर्ड पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीज में से एक कुंजी की एंटर होती है। वर्ड प्रोसेसर में जब इसे दबाते हैं तो ये दूसरी पंक्ति की शुरुआत करती है, लेकिन इसके अन्य कार्य भी है। ये माउस द्वारा प्रदत्त निर्देश भी देती है तथा माउस के अन्य कार्य भी करती है। कीबोर्ड के थोड़ा दाईं ओर प्रिंट स्क्रीन के नीचे 6 विशेष कीज का समूह होता है। इस समूह में इंसर्ट की स्ट्रोक्स इंसर्ट करने के लिए प्रदान करती है। पहले से विद्यमान शब्द नए रूप से एंटर किए गए टेक्स्ट के साथ खिसका दिए जाते हैं। दोबारा इस की को दबाने का परिणाम रिप्लेस मोड में होता है। अब नए अक्षर पुराने अक्षरों के ऊपर प्रिंटेड होते हैं। इंसर्ट के नीचे डिलीट की चयनित सामग्री को मिटा देती है। यदि कुछ चयन न किया गया हो तो कर्सर के आगे जो शब्द होता है उसे मिटा देती है। इंसर्ट के बाईं ओर बैकस्पेस की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटा देती है। होम की वर्ड प्रोसेसर में आपको पंक्ति की शुरुआत में ले जाती है, तथा जब इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ होता है तो ये कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ में ले जाती है। एंड की, जो ठीक होम कुंजी के नीचे होती है, कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाती है। यदि इसका प्रयोग कंट्रोल की के साथ हो तो कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाती है। पेज अप और पेज डाउन कीज कंप्यूटर स्क्रीन को ऊपर एवं नीचे संचालित करती है। विशेष बटनों के ठीक नीचे स्थित एरो बटन या नेविगेशन बटन कर्सर को तीर की दिशा में ले जाते हैं। जब इनका उपयोग कंट्रोल या शिफ्ट बटन के साथ किया जाता है तो ये अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कंट्रोल बटन के साथ दाहिनी दिशा वाले तीर के बटन को दबाते हैं तो कर्सर एक पूरा शब्द आगे बढ़ जाता है। कंट्रोल बटन के बिना कर्सर एक बार में एक अक्षर ही आगे बढ़ता है। कीबोर्ड के बिल्कुल दाईं ओर कीज का समूह अंकीय पैड या न्यूमेरिक पैड कहलाता है। ये कीज लघुगणक के रूप में तैयार की गई है। सबसे ऊपर दाईं ओर नमलॉक की को जब आप दबाएंगे तो वो अंकीय पैड यानी न्यूमेरिक पैड को बंद कर देगी
तथा इसे विशेष कीज के रूप में संचालित होने देगी। छोटी सी रोशनी यानी लाइट जो अंकीय पैड या न्यूमेरिक पैड के ऊपर दिखाई देती है, ये पैड के खुले या बंद होने का संकेत देती है। स्पेस बार के दोनों ओर बाहर की तरफ ऑल्ट कीज होती है। यह विंडो के लोगो सहित होती है। यदि इस की को आप दबाएंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू को दर्शित करेगी। विंडोज की के नीचे तथा दूसरी की को दबाने पर अन्य गतिविधियां शुरू हो जाती है। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा कीबोर्ड पर कीज के कार्य। हम्म। हाँ? हाँ? मुझे ऐसा लगता है नया ही खरीदना पड़ेगा मॉनिटर। तेरी शायद कंप्यूटर का मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, मैंने अभी देखा। ओहो, दोपहर में मुझे उस पर जरूरी काम करना था। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, लगता है सिद नया मॉनिटर खरीदने वाला है, वो कह रहा था। अरे वाह, फिर तो बढ़िया हो जाए। वाह, तेरी देखो तो, ये मॉनिटर पुराने मॉनिटर से काफी बड़ा है और तो और पतला भी लगता है। अरे कमाल है, ये तो मुझसे भी ज्यादा पतला है। हाँ, क्योंकि तुम दिन रात खा खा के मोटे हो गए हो और इसीलिए तुम्हारी टम्मी निकल आई है। अच्छा मजाक है तेरी। अच्छा मुझे बताओ, सिद ने ऐसा क्या सोचकर ये मॉनिटर खरीदा होगा? मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब हम नया मॉनिटर खरीदते हैं। तेरी पहले ये बताओ कि ये मॉनिटर इतना पतला कैसे? एकदम शुरू में जब कंप्यूटर्स बने तब मॉनिटर्स बड़े बक्सों जैसे थे जिनमें सिर्फ टेक्स्ट था और वे ब्लैक एंड व्हाइट थे। कितना नीरस है ना? इसीलिए मेरी फिर कंप्यूटर्स रंगीन हो गए, पर उनके आकार लगभग उतने ही रहे, बिल्कुल पुराने जमाने की टीवी की तरह। उन मॉनिटर्स को सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था। शायद मुझे पता है। फिर एलसीडी टीवी की तरह मॉनिटर्स भी एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर बन गए। बिल्कुल मेरी। और इन सब में ताजा प्रकार है एलईडी मॉनिटर्स, जिनमें एलसीडी के पीछे के बल्ब की जगह प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं। इसी की वजह से उनमें पतला आकार, सुंदर रंग और बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट आता है। मतलब सिद के पास जो पहले था वो है
LCD और जो अब है वो है LED और उसी की वजह से वो पतला है, मुझसे भी। पर तेरी, क्या मॉनिटर में ये एक ही चीज है जो महत्वपूर्ण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 5 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है और खरीदते समय उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो है रिजोल्यूशन, मतलब मॉनिटर में कितने पिक्सेल्स हैं। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतनी ही अच्छी इमेज। ऐसा है तो अरे वाह, और बोलो। और एक जो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, फिर भी ग्राहकों को इसमें चुनाव का कोई मौका नहीं मिलता, वो है पिक्सेल पिच, मतलब 2 पिक्सेल्स के बीच का अंतर। हाँ, जितना ज्यादा पिक्सेल्स में अंतर उतनी कम गुणवत्ता की इमेज। सही है। उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट, मतलब 1 सेकंड में कंप्यूटर पर आने वाली इमेज कितनी बार रिफ्रेश होती है। विश्वास नहीं होता। तुम्हारा मतलब है कि मॉनिटर पर आने वाली इमेज रिफ्रेश होती है और हमें पता भी नहीं चलता? हाँ मेरी, इमेज 1 सेकंड में कम से कम 75 बार रिफ्रेश होती है। इसे मॉनिटर के काम करने की फ्रीक्वेंसी या वारंवारता कहते हैं। रिफ्रेश रेट अगर कम होता है तो मॉनिटर पर झिलमिलाहट दिखाई देती है, जो आंखों के लिए ठीक नहीं होती। और ज्यादा रिफ्रेश रेट अच्छे पिक्चर क्वालिटी का आश्वासन देता है, विशेष रूप से जब तुम वीडियो देख रहे हो। शायद आकार भी देखना चाहिए। मेरा मतलब है हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन जो बड़ी है, देखने में अच्छी लगती है, जैसे ये नया वाला मॉनिटर। हाँ मेरी, पर आदर्श रूप से हर एक चीज का एक इष्टतम आकार होता है। तुम एकदम बड़ा टीवी एकदम छोटे से कमरे में नहीं रखते। उसी तरह मॉनिटर का आकार भी जरूरत के अनुसार ही होना चाहिए। मैं सहमत हूँ। इससे बड़ा कुछ भी सिद्ध के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन 5 में आखिरी है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो मतलब मॉनिटर का अपनी ऊंचाई का चौड़ाई से अनुपात। हाँ, पता है। वे जो पहले थे वे 4:3 हुआ करते थे। हाँ, और वे जो अभी है वे 16:9 है। हाँ, पता है। ये फिल्में देखने के लिए विलक्षण होते हैं। बिल्कुल थिएटर की तरह चौड़ी स्क्रीन दिखती है। अरे सीधा आया, भागो। अरे लगता है कि कंप्यूटर को पता है मुझे क्या करना है। पर्सनल कंप्यूटर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप। तो चलो देखते हैं ये कंप्यूटर दिखता कैसे है। इस कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कि यह है सीपीयू, यह है मॉनिटर, यह है कीबोर्ड और यह है माउस। ये जो सीपीयू है, ये तो कंप्यूटर का मानो मस्तिष्क ही है। हम जो इमेजेस, वीडियो अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, उसको एडिट करने का, सेव करने का काम ये इस सीपीयू में होता है। फिर अब हम जो एडिटिंग करते हैं वो देखने को कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है इस मॉनिटर में। और इसमें जहाँ कहीं भी हमें टाइपिंग, नंबर डालना ऐसे काम करने पड़ते हैं, उसके लिए मदद करता है ये कीबोर्ड और माउस। ये हमको हर एक फाइल को एक्सेस करने में, वो खोलने में बहुत मदद करता है। ये जो माउस होता है, इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच में होता है स्क्रॉल बटन। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लेंगे ही। कंप्यूटर को सुचारू रूप से काम करने के लिए यह सारे हिस्से हमें सीपीयू को जोड़ने पड़ते हैं। तो फिर देखते हैं कि यह सारे हिस्से सीपीयू को कहां से जोड़ें। हम सीपीयू का पिछला हिस्सा देख रहे हैं। हमें पता है कि कंप्यूटर बिजली से चलता है, इसलिए हमने बिजली के लिए यह कनेक्शन जोड़ा है तथा उसकी पावर केबल हम सीपीयू से यहाँ जोड़ते हैं। चित्र देखने के लिए हमें मॉनिटर ऑन करना पड़ता है। ऐसी ही पावर केबल मॉनिटर को भी होती है तथा सीपीयू में जो काम चल रहा है वो ठीक से देखने के लिए
मॉनिटर का एक कनेक्शन हमें सीपीयू में देना पड़ता है। उसके लिए यह केबल जोड़ते हैं। साथ ही कीबोर्ड तथा माउस भी सीपीयू को जोड़ते हैं। जब सीपीयू ऑन होता है और उसका काम चालू होता है, उस वक्त सीपीयू के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। उसे नियंत्रित करने हेतु सीपीयू में इस प्रकार के फैन होते हैं। चलो देखते हैं लैपटॉप दिखता कैसे है। लैपटॉप एक चौकोर बॉक्स नुमा कंप्यूटर होता है। हर लैपटॉप की लिड पर उसकी कंपनी का नाम लिखा होता है तथा गौर से देखें तो उसके दो आड़े बाजुओं में थोड़ा सा फर्क होता है। एक बाजू जरा सी मोटी होती है, वहां पर हिंजेस होते हैं, तथा दूसरी बाजू जो थोड़ी सी संकरी होती है, जहां से हम लैपटॉप का लिड खोलते हैं। देखें तो डेस्कटॉप में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये चीजें होती हैं। उन्हें मिला के एक सिस्टम बनती है। सोचो तो ये सारी चीजें एक छोटे से बक्से में होती हैं। इसे लैपटॉप क्यों कहते हैं? लैप का अर्थ है गोद। ऐसा कंप्यूटर जो गोद पर रखकर आराम से चला सकते हैं, उसे लैपटॉप कहते हैं। तो हमने देखा है कि लैपटॉप में सारी चीजें इस छोटे से बक्से में होती है। आपको पता चल ही गया होगा कि लैपटॉप बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। हमें अब पता चला है कि एक ओर हिंजेस तथा दूसरी ओर लिड खोलने की जगह होती है। ये लिड ओपन करने के लिए देखो, एक हाथ लिड में तथा दूसरा बेस में लगा के हल्के से ये लिड खुलता है। चलो देखते हैं लैपटॉप के हिस्से। लैपटॉप का मॉनिटर होता कहाँ है? तो वो ये होता है। इसे हम स्क्रीन भी बोलते हैं। लैपटॉप में टाइप करने की सुविधा इस कीबोर्ड से मिलती है। माउस के बदले आपको एक ट्रैक पैड दिखेगा और उसमें ही लेफ्ट तथा राइट क्लिक बटन्स होते हैं। स्क्रॉल बटन के फंक्शन हम ट्रैक पैड का इस्तेमाल करके एक्सेस करते हैं। लैपटॉप खोलने के बाद आप जो रंगीन स्टिकर्स देखते हैं, वो इसके खास फीचर्स दर्शाती है। अगली बार आप जब लैपटॉप खोलेंगे, उस वक्त इन्हें पढ़ना ना भूलें। यहाँ बाजू में आप लैपटॉप के स्पीकर्स देखेंगे। लैपटॉप में एक इनबिल्ट माइक भी होता है। इस लैपटॉप को अगर उपकरण जोड़ने हों तो उसके पोर्ट्स लैपटॉप के दोनों ओर होते हैं। जैसे अगर हमें लैपटॉप से हेडफोन जोड़ना हो तो यहाँ उसका आउटपुट है और यहाँ से इनपुट जोड़ सकते हैं, मतलब हेडफोन सुनने के लिए तथा उसमें जुड़ा माइक इस्तेमाल करने के लिए। लैपटॉप के सारे हिस्से देखे, लेकिन सीपीयू दिखाई नहीं दिया। ये सीपीयू होता है लैपटॉप के बेस में। साथ में यहाँ एक बैटरी भी होती है, जिसे चार्ज करने के पश्चात लैपटॉप को लगातार बिजली के सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती और इस प्रकार हम उसे कहीं भी झट से ले जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं लैपटॉप का पिछला हिस्सा। यहाँ पर मुख्य रूप से लैपटॉप की वेंटिलेशन की सुविधा है। साथ ही इसकी बैटरी बाहर से जुड़ी रहती है, जिससे यह आसानी से अलग होती है। पर जब कभी बैटरी आसानी से अलग नहीं होती, उस समय इसे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ले जाना ही उचित होता है।
अगर हम यदि अपनी मर्जी से स्क्रू खोलकर बैटरी निकालने का प्रयास करेंगे, तब हमें लैपटॉप की वारंटी का लाभ नहीं मिलेगा। चलो, अब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं। इसके लिए हम पावर सप्लाई बटन ऑन करेंगे तथा सीपीयू पावर बटन ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे, वैसे एक लाइट दिखेगा और साथ ही मॉनिटर भी चालू हो जाएगा। लॉगिन स्क्रीन पर हम पासवर्ड डालेंगे तथा एंटर बटन दबाकर लॉगिन करेंगे। लो, कंप्यूटर चालू हो गया। लैपटॉप की बैटरी चार्ज करने हेतु पावर सप्लाई को चार्जर प्लग लगाइए तथा उसका इन लैपटॉप से जोड़िए, जिससे लैपटॉप पर काम करते वक्त भी उसकी बैटरी चार्ज होती रहती है। चलो, हम अपना लैपटॉप शुरू करते हैं। उसके लिए पावर बटन दबाइए। देखो, हमारा लैपटॉप चालू हो गया। बहुत बार कंप्यूटर पर हम गाने सुनते हैं, उसके वीडियो में से संगीत का आनंद लेते हैं। उसके लिए ये हेडफोन जरूरी होता है। वह भी सीपीयू से जुड़ा रहता है। गाने सुनने के लिए यह है आउटपुट और यदि हमारी आवाज रिकॉर्ड करनी हो तो यह है इनपुट। जरूरत के मुताबिक लैपटॉप को माउस भी बाहर से जोड़ सकते हैं और उस वक्त हम लैपटॉप का ट्रैक पैड तथा माउस दोनों से लैपटॉप में कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं। वायरलेस माउस कंप्यूटर तथा लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार का यूएसबी डोंगल होता है। उसे जोड़ने के पश्चात एक लाइट ऑन होती है। इसका मतलब अब माउस लैपटॉप के साथ इस्तेमाल के लिए तैयार है। जब जरूरत हो तो इस प्रकार हम एक्सटर्नल कीबोर्ड लैपटॉप से जोड़ सकते हैं। यह कीबोर्ड लैपटॉप को जोड़ने का एक कारण यह भी है कि उनका आकार बड़ा होता है। जब हम एक्सटर्नल कीबोर्ड लैपटॉप से जोड़ते हैं तो उससे तथा लैपटॉप कीबोर्ड से लैपटॉप में हम जानकारी भर सकते हैं। कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त यदि हमें कैमरे की आवश्यकता है तो उसे इस प्रकार जोड़ सकते हैं। उसे वेबकैम भी कहते हैं। इस कैमरे में चेहरे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एलईडी भी लगे हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि वेबकैम कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं। यह क्लिप इस्तेमाल करके वेबकैम मॉनिटर से जोड़िए तथा साथ ही सीपीयू से कनेक्ट करें। लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में आपको एक कैमरा भी दिखेगा तथा कैमरे का इस्तेमाल ठीक से हो इसलिए बगल में एक फ्लैश भी होता है। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। लैपटॉप पर स्टार्ट, लॉक, अनलॉक, साइन आउट और शट डाउन जैसे मूलभूत कार्यों को करना, लैपटॉप से कब और कैसे लॉक और साइन आउट करते हैं ये स्पष्ट करना और लैपटॉप के लिए हाइबरनेट और स्लीप मोड्स को स्पष्ट करना। क्या आपने कभी कंप्यूटिंग का ऐसा उपकरण देखा है जो एक नोटबुक की तरह नजर आता है? आपने पार्कों या कॉफी शॉप,
अथवा यहाँ तक कि ऑफिस या स्कूल में भी लोगों को इन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक पर काम करते देखा होगा। इन मोबाइल कंप्यूटरों के विषय में अधिक जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। यहाँ तक कि आपने लोगों को यात्रा करते समय भी इस तरह के उपकरण का उपयोग करते देखा होगा। इन मोबाइल कंप्यूटरों के विषय में अधिक जानकारी के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। इसे लोग सुविधाजनक ढंग से अपनी गोद में या मेज पर रखकर काम करते हैं। इन मोबाइल कंप्यूटर्स को लैपटॉप कहते हैं। आइए हम एक लैपटॉप के फीचर जानें। पोर्टेबल यूनिट में उपलब्ध इन लैपटॉप में डेस्कटॉप कंप्यूटर के अधिकांश फीचर प्राप्त होते हैं, अतः कहीं भी ले जाने के लिए लैपटॉप अत्यधिक सुविधाजनक होता है। लैपटॉप बैटरी पर भी चलता है, अतः आप इस पर चलते फिरते अथवा अलग अलग डेस्क पर भी काम कर सकते हैं। जब आप लैपटॉप को प्लग करते हैं तो इसकी बैटरी स्वतः ही पुनः चार्ज हो जाती है। लैपटॉप पूरी तरह से व्यवहारिक होता है। इसमें बिल्ट इन मॉनिटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड और कभी-कभी टच पैड भी होते हैं। अतः बिना किसी बाहरी पेरिफेरल को जोड़े हुए ये अच्छी तरह से काम करता है और ये कॉम्पैक्ट होता है। यदि आपको टच पैड और कीबोर्ड सुविधाजनक नहीं प्रतीत होता है और आप बड़े मॉनिटर पर देखना पसंद करते हैं, तो आप अपने लैपटॉप पर आसानी से अपेक्षित पेरिफेरल कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप के साथ स्पीकर, प्रोजेक्टर, एक्सटर्नल माउस और अन्य मोबाइल उपकरण भी जोड़ सकते हैं। पहली बार लैपटॉप का उपयोग करना थोड़ा अलग अनुभव हो सकता है, लेकिन चिंता न कीजिए, ये अलग होता है, कठिन नहीं। आइए हम लैपटॉप के बेसिक अंगों के बारे में समझें। ये स्क्रीन है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का दृश्य प्रदर्शन उपलब्ध कराता है। ये पावर बटन है। ये सामान्यतः कीबोर्ड के ऊपर स्थित होता है और एक वृत्त के साथ एक ऊर्ध्व लकीर के इस आइकन के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इस बटन का उपयोग लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए किया जाता है। ये कीबोर्ड है। इसका उपयोग टाइप करने के लिए किया जाता है, अतः ये एक इनपुट डिवाइस है। ये टच पैड है। माउस के कर्सर को मूव करने के लिए आप इस टच पैड पर अपनी उंगलियों से स्पर्श कर सकते हैं। इसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। अब जबकि आप जानते हैं कि लैपटॉप देखने में कैसा लगता है, क्यों न हम लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन करना सीखें। लैपटॉप को स्टार्ट और शट डाउन करना सीखने के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। किसी लैपटॉप को शुरू करने के लिए पहले पावर बटन को देखिए, जो सामान्यतः कीबोर्ड के और कभी-कभी लैपटॉप के शीर्ष पर दाहिनी या बाईं ओर स्थित होता है। इस बटन को दबाएं। लैपटॉप शुरू होने के लिए कुछ सेकंड तक इंतजार कीजिए। वर्तमान दिन और तारीख के साथ आकर्षक वॉलपेपर के साथ स्क्रीन प्रदर्शित होती है। साइन इन स्क्रीन प्रदर्शित करने के लिए कोई बटन दबाएं अथवा स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक कीजिए। यदि एक से अधिक यूजर सूचीबद्ध है, तो उस अकाउंट पर क्लिक कीजिए जिसके लिए आप साइन इन करना चाहते हैं। यदि अकाउंट पासवर्ड से सुरक्षित नहीं है, तो ये अपने आप ही साइन इन हो जाता है। यदि आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो पासवर्ड बॉक्स में क्लिक कीजिए और अपेक्षित पासवर्ड टाइप कीजिए। डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। अब आपका लैपटॉप उपयोग करने के लिए तैयार है। लैपटॉप को शट डाउन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होता है। अब पावर आइकन पर क्लिक कीजिए और फिर शट डाउन विकल्प पर क्लिक कीजिए। जब तक आपका लैपटॉप ठीक से शट डाउन होता है, प्रतीक्षा कीजिए। लैपटॉप छोटा और सुविधाजनक होता है, लेकिन चूंकि ये मोबाइल उपकरण होता है, इसलिए आपके लिए अपने डेटा को गोपनीय बनाए रखना और भी आवश्यक हो जाता है। कभी-कभी जब अनेक यूजर एक लैपटॉप का उपयोग करते हैं, तो डेटा को सुरक्षित रखना और कंप्यूटर को लॉक करना अथवा अपने अकाउंट से साइन आउट करने का तरीका समझना उचित होता है। तो किसी कंप्यूटर को लॉक करना उससे साइन आउट करने से अलग कैसे है? अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिए। अपने कंप्यूटर को लॉक करने से पहले आपके लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु। यदि आपको अपना कंप्यूटर कुछ मिनटों के लिए खाली छोड़ना हो और फिर वापस लौटकर फिर से काम शुरू करना चाहते हो, तो आप उसे लॉक करके जाइए। जब आप अपना कंप्यूटर लॉक करते हैं, तो उस समय चल रही एप्लीकेशन उसी तरह चलती रहती है जहां आपने उसे छोड़ा था। सही पासवर्ड डाले बिना कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी डॉक्यूमेंट तक पहुंच नहीं सकता। अतः लैपटॉप को लॉक करने से
आपका डेटा अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित रहता है। अपने कंप्यूटर को साइन आउट करने से पहले आपके लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु। यदि एक से अधिक व्यक्ति किसी लैपटॉप का उपयोग करते हैं, तो जिस समय आपको लैपटॉप का उपयोग न करना हो, तो उससे साइन आउट करना ही उचित होता है। साइन आउट करने से सुनिश्चित होता है कि यदि कोई अन्य यूजर आपके कंप्यूटर में साइन इन करते हैं, तो वे आपके डेटा तक पहुंच नहीं पाएंगे। साइन आउट करने से उस समय चल रही सभी एप्लीकेशंस बंद हो जाती है। अतः साइन आउट करने से पहले महत्वपूर्ण है कि आप अपने काम और अन्य डॉक्यूमेंट को सेव कर लें। साइन आउट करने से आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता, अतः अन्य यूजर बिना लैपटॉप को रीस्टार्ट किए हुए तुरंत ही साइन इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लैपटॉप को लॉक कर देते हैं, तो आपको उसे अनलॉक करने की भी आवश्यकता होगी। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कब आपको लैपटॉप से साइन आउट करना है और कब बस उसे लॉक करना है। कंप्यूटर को साइन आउट और लॉक करने के तरीके को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित होता है। यूजर अकाउंट आइकन पर क्लिक कीजिए। विकल्पों की सूची प्रदर्शित होती है। लॉक विकल्प को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए। अब आपका लैपटॉप लॉक हो गया है। वैकल्पिक रूप से अपने लैपटॉप को जल्दी से लॉक करने के लिए बस Windows+L बटनों को दबाएं। लॉक स्क्रीन प्रदर्शित होती है। अब आपका कंप्यूटर लॉक हो गया है। बिना निर्धारित पासवर्ड डाले कोई भी आपका लैपटॉप एक्सेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए कीबोर्ड पर किसी भी बटन को दबाएं अथवा स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करें। साइन इन स्क्रीन प्रदर्शित होती है। आप अपने यूजर नेम के नीचे शब्द लॉक्ड देख सकते हैं। इससे निर्धारित होता है कि आप अभी भी साइन इन हैं, लेकिन आपका अकाउंट लॉक है। अनलॉक करने के लिए पासवर्ड बॉक्स में सही पासवर्ड डालें और एंटर दबाएं। आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाता है और सभी चल रही एप्लीकेशंस अभी भी खुली हुई हैं। अतः आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यदि आपको नियमित रूप से अपने लैपटॉप को दूसरों के साथ साझा करना है, तो लैपटॉप को केवल लॉक करने के बजाय उससे साइन आउट करना अधिक बेहतर होता है। लैपटॉप लॉग आउट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर यूजर नेम आइकन पर क्लिक कीजिए और साइन आउट को सिलेक्ट कीजिए। लैपटॉप एक कम वजन वाला मोबाइल उपकरण है। ये हर समय गतिशील लोगों के लिए एक प्रकार का वर्चुअल ऑफिस होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लैपटॉप आपकी उम्मीद के अनुसार काम न करें। लैपटॉप पर आपके सामने जिन प्रकार की सामान्य समस्याएं आ सकती है और साथ ही लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के तरीके को सीखने के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। आपका कंप्यूटर अचानक रीस्टार्ट या रीसेट के लिए पूछ सकता है। अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है। कोई नई एप्लीकेशन या अपडेट इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट की आवश्यकता, धीमे चलता है या सिस्टम फ्रीज हो जाए। इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान लैपटॉप को रीस्टार्ट करने से हो जाता है। जब आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं, यह शटडाउन हो जाता है और फिर स्वतः ही स्टार्ट हो जाता है। लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित विकल्पों से शटडाउन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू के विकल्पों की एक सूची प्रदर्शित होती है। रीस्टार्ट पर क्लिक कीजिए। आपका लैपटॉप शटडाउन हो जाएगा और फिर स्वतः स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, तो इसे पुनः अनलॉक करने के लिए आपको इसमें अपना पासवर्ड टाइप करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी लैपटॉप को रीस्टार्ट करना सही निर्णय नहीं होता, क्योंकि हर बार जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं, ये अधिक बैटरी लेता है। यदि आप अपने लैपटॉप को बिना बंद किए हुए सुरक्षित रखना चाहते हैं और आपने जहां अपना काम छोड़ा था वहीं से फिर से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप हाइबरनेट या स्लीप मोड के विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। स्लीप और हाइबरनेट मोड के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया ये वीडियो देखिए। श्री अब्राहम अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और कुछ देर के लिए कहीं जाना चाहते हैं। वो अपने लैपटॉप के डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरी ओर वो लैपटॉप को शट डाउन करना नहीं चाहते, क्योंकि वो समय एवं बैटरी की बचत करना चाहते हैं, जो लैपटॉप को रीस्टार्ट करने में काफी अधिक खर्च होंगे।
ऐसी स्थिति पर विचार करके बताइए आप क्या करते। आइए देखिए अब्राहम ने क्या किया। अपने लैपटॉप की बैटरी बचाने के लिए उसे बिना बंद किए और जहां अपना काम छोड़ा था वहीं से काम पुनः शुरू करने के लिए वो हाइबरनेट मोड या स्लीप मोड का उपयोग कर सकते हैं। वो लैपटॉप को हाइबरनेट मोड पर रखते हैं। हाइबरनेट मोड स्लीप मोड से बेहतर है। हाइबरनेट मोड सभी चल रहे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क में रखता है और लैपटॉप को पूरी तरह से ऑफ कर देता है। इस प्रकार लैपटॉप बिजली की शून्य खपत करता है। अतः केवल कंप्यूटर की स्थिति को मेमोरी में रखने के लिए ही बिजली का उपयोग होता है, जबकि अन्य भाग बंद रहते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें बिजली का कम उपभोग होता है। यदि उन्होंने स्लीप मोड का उपयोग किया होता तो उन्होंने अपने सिस्टम को ऐसी स्थिति में छोड़ा होता जो शट डाउन करने के समान ही होता है। दोनों ही मोड में आप अपना काम वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां छोड़ा था। डिफॉल्ट से आपके लैपटॉप में केवल स्लीप मोड ही एनेबल होता है। लेकिन यदि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो जब कभी भी आप अपने काम से अवकाश लें, आपको अपने लैपटॉप को हाइबरनेट करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको इसे अपने लैपटॉप में एनेबल करने की आवश्यकता होगी। स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज सिस्टम के बाएं तरफ स्थित अल्फाबेटिकल सूची पर स्क्रॉल नीचे कीजिए और क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट कीजिए। कई सारे विकल्प प्रदर्शित होते हैं। पावर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। पावर ऑप्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। यहां आप प्रभावी रूप से बिजली की कम खपत करने के लिए पावर प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाएं पैनल पर स्थित सूचीबद्ध विकल्पों में से चूज व्हाट द पावर बटन डज पर क्लिक कीजिए। फिर चेंज सेटिंग्स दैट आर करंटली अनअवेलेबल लिंक पर शटडाउन सेटिंग्स चेकबॉक्सेस को सक्रिय करने के लिए क्लिक कीजिए। चेकबॉक्स में दिखने वाले हाइबरनेट शो इन पावर मेन्यू पर क्लिक कीजिए। परिवर्तनों की पुष्टि करने के लिए सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि हाइबरनेट विकल्प मेन्यू में शामिल किया गया है। चलिए लैपटॉप को हाइबरनेट मोड में किस प्रकार से रखा जाता है वो सीखते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर पावर आइकन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू विकल्पों की प्रदर्शित सूची में से हाइबरनेट पर क्लिक कीजिए। आपका लैपटॉप हाइबरनेट मोड पर चला जाता है। आइए अब हम लैपटॉप को स्लीप मोड में रखने का तरीका सीखें। स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, फिर पावर आइकन पर क्लिक कीजिए। मेन्यू विकल्पों की प्रदर्शित सूची में से स्लीप पर क्लिक कीजिए। आपका लैपटॉप स्लीप मोड पर चला जाता है। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा अपने लैपटॉप में बेसिक क्रियाएं करना, जैसे स्टार्ट, लॉक, अनलॉक, साइन आउट और शट डाउन करना, आपका लैपटॉप लॉक करके या साइन आउट करके सिक्योर करना और स्लीप और हाइबरनेट मोड्स का उपयोग करके बिजली बचाना। ये सेशन खत्म होने पर आप ये कर पाएंगे: इंटरनेट के फायदे बताना, इंटरनेट से कनेक्ट होने में आपकी मदद करने वाले विभिन्न डिवाइसेस गिनाना और ये बताना कि राउटर या मॉडेम यूज करके इंटरनेट कनेक्शन कॉन्फ़िगर और एक्टिवेट कैसे किया जाए। डेविड दूसरे शहर में हैं। उन्होंने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए कुछ पिक्चर्स ली हैं जिन्हें वो अपने प्रोफेसर को भेजना चाहते हैं। वो इसके लिए परेशान भटक रहे हैं। अचानक उन्हें आइडिया आया कि ये फोटोज ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजे जा सकते हैं। उनके घर पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ऐसे में वो अपने मोबाइल नंबर पर इंटरनेट एक्टिवेट करते हैं। वो पिक्चर्स को कंप्यूटर से अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करते हैं और फिर प्रोफेसर को मेल कर देते हैं। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नेटवर्किंग और परिवार व दोस्तों के टच में रहने को इंटरनेट ने नई डेफिनेशन दी है। डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग ने मार्केटिंग का एल्गोरिदम भी चेंज कर दिया है। इंटरनेट कनेक्ट करने के कई तरीके और डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अपने मोबाइल फोन पर भी आप
इंटरनेट एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ अपने सर्विस प्रोवाइडर को फोन करके इंटरनेट प्लान सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम डेटा मॉडेम या राउटर यूज करके इंटरनेट एक्टिवेट करने पर बात करेंगे। आइए अब समझते हैं कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या केबल कनेक्शन कैसे सेटअप किया जाए। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल या केबल कनेक्शन सेटअप करने के लिए सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी के पास आपका अकाउंट होना जरूरी है। डीएसएल के लिए आईएसपी आमतौर पर एक फोन कंपनी होती है, जबकि केबल के लिए एक केबल नेटवर्क प्रोवाइडर होता है। आपको मॉडेम और राउटर या इन दोनों को कंबाइन करने वाली किसी डिवाइस की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ आईएसपी अपनी सर्विस के साथ ये डिवाइस प्रोवाइड करवाती है। कई बार आपको खुद भी ये खरीदने पड़ सकते हैं। जब आपके पास मॉडेम और राउटर या कॉम्बिनेशन डिवाइस होता है तो या तो अपने आईएसपी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें या ये स्टेप्स फॉलो करें। डिवाइस को बिजली आउटलेट में प्लग इन करें। अब आपको फोन कॉर्ड या केबल का एक सिरा डिवाइस के वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN पोर्ट में प्लग करनी होगी। दूसरा सिरा वॉल जैक में लगाना होगा। आप WAN पोर्ट पर WAN का केबल लगा सकते हैं। DSL यूजर्स कृपया ध्यान दें कि फोन लाइन पर DSL फिल्टर यूज नहीं करना चाहिए। अब ईथरनेट केबल का एक सिरा डिवाइस के लोकल एरिया पोर्ट यानी LAN में प्लग इन करें और दूसरा उस कंप्यूटर के नेटवर्किंग पोर्ट में इंसर्ट करें जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं। LAN पोर्ट पर LAN का केबल लगा देना चाहिए। अगर आप वाईफाई राउटर के जरिए वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं तो ये स्टेप छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट करें। आइए अब देखते हैं कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या केबल कनेक्शन सेटअप होने के बाद नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले आपको अवेलेबल नेटवर्क्स की लिस्ट देखनी होगी। लिस्ट देखने के लिए नेटवर्क आइकन पर क्लिक करें, रेलेवेंट कनेक्शन पर क्लिक करें, अब कनेक्ट पर क्लिक करें। कनेक्ट टू अ नेटवर्क डायलॉग बॉक्स आपसे सिक्योरिटी की मांगेगा। सर्विस शुरू करवाते वक्त ये पासवर्ड आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से मिलेगा। हाइड कैरेक्टर्स चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें। अब रेलेवेंट फील्ड में सिक्योरिटी की टाइप करके ओके पर क्लिक करें। कनेक्ट टू अ नेटवर्क प्रोग्रेस दिखाता है। जैसे ही कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा ये डायलॉग बॉक्स अपने आप बंद हो जाएगा। आप इंटरनेट से जुड़े हैं या नहीं इसकी पुष्टि के लिए नेटवर्क आइकन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन आपने सिलेक्ट किया है उसके जरिए कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। अगर आप ऑफिस में भी इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपने IT एडमिन से पासवर्ड पूछें। अगर आप कॉफी शॉप जैसी किसी पब्लिक प्लेस पर हैं तो वहां काम करने वाली किसी व्यक्ति से पासवर्ड पूछें। अगर आप रेंज में होने पर किसी नेटवर्क से हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हैं तो कनेक्ट ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए अभी तक सीखी प्रमुख बातों पर एक नजर डालते हैं। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नेटवर्किंग और परिवार व दोस्तों के टच में रहने को इंटरनेट ने नए तरीके से डिफाइन किया है। डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग ने मार्केटिंग का एल्गोरिदम भी चेंज कर दिया है। स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर्स, मोडेम्स, डेटा केबल्स, डोंगल्स जैसे विभिन्न डिवाइसेस यूज करके इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। केबल कनेक्शन या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेटअप करने के लिए राउटर या मॉडेम होना जरूरी होता है। आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से मॉडेम या राउटर मिल सकता है। आप खुद भी ये डिवाइस खरीद सकते हैं।
अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस में प्रोवाइड किए गए सेटिंग ऑप्शन से आप इंटरनेट कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हेलो मित्रों, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हम हमेशा ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं। यात्रा के समय हम अपना लैपटॉप तो साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का क्या करें? ब्रॉडबैंड तो हम साथ नहीं ले जा सकते। ऐसे में अगर हमारे पास वायरलेस डोंगल नहीं होगा तो हमारे पास इंटरनेट तक पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं रहेगा। ऐसे में हम अपने मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए हम अपने मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं। तो आइए देखें वाईफाई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम अपने मोबाइल पर वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए हम नोटिफिकेशन क्षेत्र में टैप करेंगे। फिर वाईफाई हॉटस्पॉट आइकन को खोजकर हम वाईफाई हॉटस्पॉट पर टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि वाईफाई हॉटस्पॉट चालू हो गया है, लेकिन हमें अपने लैपटॉप पर वाईफाई हॉटस्पॉट तक पहुंचने की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए हम सेटिंग्स पर टैप करके मोर पर टैप करेंगे और फिर हम टेदरिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट पर टैप करेंगे। अब हम सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट का विकल्प देख सकते हैं। इस पर टैप करेंगे। अब हम शो पासवर्ड पर टैप करेंगे। हाँ, अब हम पासवर्ड देख सकते हैं। सेव पर टैप करें। अब हमें अपने लैपटॉप पर वाईफाई शुरू करना है। ऐसा करने के लिए हम वाईफाई सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर वाईफाई पर क्लिक करेंगे। अलग अलग वाईफाई सिग्नल की सूची में हम अपना मोबाइल भी देख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नो पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हम वाईफाई से जुड़ गए हैं, क्योंकि चुने गए वाईफाई नेटवर्क के नीचे कनेक्टेड सिक्योर्ड टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं। हम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में कंप्यूटर टाइप करेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं कि हम इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, क्योंकि ब्राउजर में परिणाम नजर आ रहे हैं। खाने के साथ साथ कंटेंट में भी फ्लेवर डालना है। कि कैसे हम वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो आगे All you बढ़ें need और is इसे digital. खुद भी आजमाएं। आइए देखते हैं अपने स्मार्टफोन में ईमेल कैसे देखें। स्मार्टफोन पर कुछ ऐप फोल्डर में या सीधे मेन्यू में मिल सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस फोन में गूगल नाम का एक फोल्डर है जिसमें गूगल के कई ऐप हैं। तो चलिए हमारे जीमेल अकाउंट को एनेबल करें। यहाँ आपको लॉगिन विंडो दिखाई देती है। देखिए, मेरा एक अकाउंट पहले से ही लॉग्ड इन है, इसलिए हम दूसरे अकाउंट को एनेबल करने के लिए फोटो पर टैप करेंगे। यदि स्मार्टफोन में पहले से ही एक से अधिक ईमेल आईडी अकाउंट्स हैं, तो आप उन सभी ईमेल आईडी को यहाँ देख सकते हैं। अब हम एक और अकाउंट ऐड करेंगे। सेटअप ईमेल यह विकल्प यहाँ दिखाई देता है। हाँ, यदि आप यह पहली बार है जब स्मार्टफोन पर मेल करने के लिए लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको सीधे इस सेटअप पेज पर भेजा जाएगा। अब हम अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए गूगल का चयन करेंगे। अब अपनी ईमेल आईडी यहाँ डालें और आगे बढ़ें। आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। इसे टाइप करें। मैंने अपना मोबाइल नंबर अपने जीमेल खाते में नहीं जोड़ा है, इसीलिए यहाँ इसके लिए एक विकल्प है। यदि आप यहाँ आपका एक नंबर जोड़ना चाहते हैं तो यस आई एम इन ये विकल्प चुनें और अपना नंबर इस ईमेल आईडी में जोड़ें।
मैं अभी यहाँ कोई मोबाइल नंबर नहीं जोड़ना चाहती तो स्किप करते हैं। अब आप गूगल के गूगल टर्म्स एंड सर्विसेज अग्रीमेंट को देखते हैं। यहाँ आई एग्री इस ऑप्शन को चुनें और देखिए हमारा नया खाता अब जोड़ दिया गया है। अब आप अपनी नई ईमेल आईडी का चयन करें। यह इनबॉक्स है और यहाँ आपको आए हुए सभी मेल दिखाई दे रहे हैं। अन्य विकल्प देखने के लिए यहाँ टैप करें। यहाँ इनबॉक्स के सभी मेल विभिन्न श्रेणियों में जैसे प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस इसमें दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्टार, स्नूज्ड, इम्पोर्टेंट, सेंट, शेड्यूल्ड मेल्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट्स, स्पैम एंड बिन ऐसे अन्य विकल्प भी हैं। इन सभी विकल्पों में इससे संबंधित मेल्स हैं। आपको यहाँ कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स भी दिखाई देंगे। तो चलिए एक ईमेल भेज के देखते हैं। उसके लिए नीचे दाईं ओर प्लस बटन का चयन करें। अब कंपोज विंडो खुली है। यहाँ मेल का विषय और ड्राफ्ट लिखें। उस व्यक्ति की मेल आईडी जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं एंटर करें। देखें कि आपका ईमेल भेजा जा रहा है। जैसे ही इसे भेजा जाएगा यह स्टेटस प्रदर्शित करेगा। देखें आपके द्वारा अभी भेजा गया ईमेल यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए ईमेल के पासवर्ड को रीसेट करने का तरीका भी देख लें। सेटिंग्स मेनू पर जाएं, अपनी ईमेल आईडी चुनें। यदि यह इस फोन से जुड़ी एकमात्र ईमेल आईडी है तो यह विकल्प दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको सेटिंग्स के तहत विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे। आप मैनेज योर गूगल अकाउंट का चयन करेंगे। आपके ईमेल अकाउंट को मैनेज करने के विभिन्न विकल्प जैसे कि होम, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस आदि दिखाई दे रहे हैं। अपना पासवर्ड बदलने के लिए हम सिक्योरिटी ऑप्शन में पासवर्ड टैप करेंगे। आगे बढ़ने के लिए वह आपसे अब आपका पासवर्ड मांगता है। उसे डालें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ आप नया पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, अपना पासवर्ड बनाते समय हमेशा अक्षरों, संख्याओं और सिंबल्स का उपयोग करें। और हाँ, यह कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। अब हम फिर से अपना नया पासवर्ड दर्ज करेंगे, फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। देखिए, अब पासवर्ड बदल गया है। इस तरह हम अपने स्मार्टफोन पर ईमेल पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। कीबोर्डिंग वो कुशलता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डेटा को सही ढंग से और तेजी से टाइप करते हैं। कीबोर्ड पर काम करने की सही तकनीकों का उपयोग करके तेज स्पीड से 100% परिशुद्धता के साथ टाइप करने की कुशलता प्राप्त करके आप एक मास्टर कीबोर्डर बन सकते हैं। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग किए बिना काम करना लगभग असंभव ही है। लगभग प्रत्येक गतिविधि में किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर या कीबोर्ड का उपयोग करने की गतिविधि की आवश्यकता होती है। यदि आपके काम में आपको कंप्यूटर के उपयोग की आवश्यकता नहीं भी होती है, तो भी समय समय पर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी सूचना को खोजने अथवा मित्रों एवं रिश्तेदारों को ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान विश्व में अनेक फॉर्म ऑनलाइन भरने पड़ते हैं। ये सरकारी विभागों, बैंक, सार्वजनिक सेवाओं, संस्थाओं के लिए आवेदन, संस्थानों आदि जैसे अनेक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। अनेक शैक्षिक संस्थानों में प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जमा करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग की आवश्यकता होती है। एग्रीमेंट, कानूनी दस्तावेज, स्टैम्प पेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि जैसे अनेक अन्य डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की आवश्यकता हो सकती है। समय के साथ कंप्यूटर पर बिताया जाने वाला हमारा समय बढ़ना ही है। विचार करें कि अपनी टाइप करने की स्पीड को दोगुनी करके आप कितना अधिक काम पूरा कर सकते हैं। सही ढंग से टाइप करने के तरीके को सीखकर कभी-कभी आप अपनी टाइप करने की स्पीड को दोगुने से भी अधिक बढ़ा सकते हैं।
जब आप सही ढंग से टाइप करते हैं तो आप घर और काम में अधिक काम पूरे कर सकेंगे और उन चीजों के लिए आपके पास अधिक समय होगा जिनमें आपको सबसे अधिक आनंद आता है। संभव है कि काम में आपकी बढ़ी हुई उत्पादकता के साथ आपको अपनी अगली पदोन्नति में मदद मिल सके।